Oh, where are you going? The poem written by W.H. Auden. This poem is a dialogue. डाई मीन टू, डायलॉग मीन कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन्स, दो अफराद के दरमियान जो बातचीत होती है उसे डायलॉग कहा जाता है। ये पोएम एक डायलॉग की फॉर्म में लिखी गई है। टू इमेजिनरी कैरेक्टर्स आर हेयर इन दिस पोएम। देयर आर 4 स्टैंजाज एंड ईच स्टैंजा कंसिस्ट ऑफ 4 लाइन्स। ऐसे स्टैंजा को क्वेट्रन कहा जाता है जो कि 4 लाइन्स पर मुश्तमिल होता है। एंड 4 स्टैंजाज आर हेयर, के इसमें 4 लाइन्स पर मुश्तमिल 4 स्टैंजाज हैं। एंड ईच स्टैंजा कंसिस्ट ऑफ 4 लाइन्स। तो इन 2 करैक्टर्स में से एक करैक्टर ऐसा है जो कि बेहद खौफजदा है, मुश्किलात और डिफ़िकल्टी को चैलेंज करने का हौसला नहीं रखता, दिखाई देने वाली और कुछ अनदेखी चीज़ों से बेहद खौफजदा है, घर से निकलने और इस दुनिया की मुश्किलात और चैलेंजेस ऑफ लाइफ को सामना करने की बिल्कुल भी करेज नहीं रखता। और इसके साथ साथ ये दूसरा करैक्टर जो कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, मुश्किलात को फेस करना चाहता है, जुर्रत और हिम्मत रखता है, करेज रखता है, वो कि हौसलामंद है और आगे बढ़ना चाहता है, ये उसे डिस्करेज करता है, डराता है, खौफ दिलाता है। तो 3 स्टैंजाज में ये खौफ खाने वाला करैक्टर बात करता है, जबकि दूसरा करैक्टर जो कि करेजियस है, ब्रेव है, वो सिर्फ सुनता है। एंड इन द लास्ट स्टैंजा द करेजियस मैन स्पीक्स, वो जवाब देता है सिर्फ लास्ट स्टैंजा में, यानी कि 4th स्टैंजा में वो इसकी तमाम बातों का जवाब देता है 1 by 1। जबकि फर्स्ट 3 स्टैंजाज में द करैक्टर हु इज़ अफ्रेड स्पीक्स इन 3 स्टैंजाज, वो करैक्टर जो कि बेहद डरा हुआ है, ब्रेव एंड करेजियस करैक्टर जो कि आगे बढ़ना चाहता है, उसे जाने से रोकता है और आइंदा पेश आने वाले मुस्तकबिल के ख़तरात से डराता है। आइए लाइन्स को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लाइन में कहा गया है, ओ वेयर आर यू गोइंग सेड रीडर टू राइडर। तो इस फर्स्ट स्टैंजा में इन 2 करैक्टर्स को रीडर और राइडर के नाम दिया गया है। द रीडर इज़ द फर्स्ट पर्सन हु स्पीक्स टू राइडर। राइडर मीन सवारी करने वाला, जानने वाला। एंड रीडर हु रीड्स, हु गेट्स नॉलेज बट ही डज नॉट हैव एनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। The reader is a character who has knowledge but he is afraid to face the challenges of life. The rider is a character who is brave and who is ready to move ahead and go in the world and enter into the practical life. अब रीडर यहाँ ये कहता है that valley is fatal when furnaces burn. Valley is fatal. Fatal mean मोहलिक, जानलेवा, कि ये वैली जहाँ तुम जा रहे हो, ये वादी डेंजरस वैली है, मोहलिक, जानलेवा, ये इतनी ख़तरनाक है कि ये आपकी जान ले लेगी। व्हेन फर्नेसेस बर्न, फर्नेसेस मीन के भट्टी, जहाँ अलाव जलते हैं, जो दहकते हैं। व्हेन फर्नेसेस बर्न, कि ये एक ऐसी वैली है कि जहाँ अलाव दहकते हैं। लाइक अ फर्नेस, एक भट्टी की तरह ये वैली इस कदर फैटल है, इतनी मोहलिक है कि जैसे एक भट्टी जिसमें दाखिल होने वाले का बचना महाल है, उसका वापस आना नामुमकिन है। यॉन्डर इज़ द मिडन हुज ऑर्डर विल मैडन। यॉन्डर इज़ द मिडन, मिडन मीन हीप्स ऑफ गार्बेज, गंदगी के ढेर, के वहाँ गंदगी के ढेर हैं। हुज ऑर्डर विल मैडन, ऑर्डर्स मीन स्मेल, महक, उसकी खुशबू यानी कि बदबू। विल मैडन, मैड कहा जाता है पागल, एंड मैडन मीन आपको पागल कर देगी, पागल बना देने वाली। जब किसी नाउन को वर्ब में चेंज किया जाए तो इसे en के साथ चेंज किया जाता है। यहाँ ये वर्ब है विल मैडन, के ये तुम्हें पागल बना देगी। किस तरह से, कि इस बदबू से, गंदगी के ढेर से आने वाली स्मेल आपके हवास पर छा जाएगी और आपकी सेंसेस ख़त्म हो जाएंगी, मीन के आपको पागल बना देगी। डेट गैप इज़ द ग्रेव वेयर द टॉल रिटर्न। डेट गैप, गैप ये कह रहे हैं पहाड़ों के दरमियान वाले खुले रास्ते, यानी कि खाई। डेट गैप इज़ द ग्रेव, अब वो कहता है कि ये खाइयाँ दरअसल ये ग्रेव्स हैं, कब्र। वेयर द टॉल रिटर्न, के जहाँ जाने वाले बहुत बड़े लोग गए और फिर वापस नहीं आए, कि ये खाई एक गहरी कब्र है, कि पहाड़ों के दरमियान दिखाई देने वाले ये खुले रास्ते, ये गहरी खाइयाँ। इनफैक्ट दीज आर द ग्रेव्स, से लोग और बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ जा चुके, जो यहाँ पर दफन हो चुके, जिनकी यहाँ पे कब्रें बन चुकी हैं। ओके, नेक्स्ट एंजा, और डू यू इमेजिन सेड फियरर टू फारर। और डू यू इमेजिन, कि क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं, कि कैन यू थिंक, कैन यू इमेजिन, सेड फियरर टू फारर,
नाउ दीज करेक्टर्स आर कॉल्ड फीरर टू फारर, यहाँ इन्हें नाम दिया गया है। फीरर मीन खौफ खाने वाला एंड फारर मीन दूर जाने वाला। FAR फार मीन दूर, और फारर जो कि दूर जाना चाहता है, दूर। खौफ खाने वाले से, उस दूर जाने वाले से ये कहा कि क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, आप तसव्वुर कीजिए, डेट डस्क विल डिले ऑन योर पाथ टू द पास। डेट डस्क, डस्क उस टाइम को कहा जाता है जब शाम गहरी होने लगती है, मीन के ये दिन ख़त्म हो जाएगा। डिले मीन के किसी काम में देर हो जाना, दूर कर देना। ऑन योर पाथ, आपका रास्ता। टू द पाथ, जहां आप जा रहे हैं, कि आप अपनी डेस्टिनेशन से पहुंचने से पहले ही आपको रात हो जाएगी। डस्क से मुराद यहाँ ये भी हो सकता है कि देयर इज़ डार्कनेस ऑन योर पाथ, कि यहाँ रास्ते पर गहरा अंधेरा है, ये एक तारीक रास्ता है। इट इज़ नॉट क्लियर, देयर इज़ नो लाइट, इट इज़ डार्क, और इस तारीकी में आप खो सकते हैं। ये अंधेरा, ये डार्कनेस आपके इस रास्ते को, आपके सफ़र को बेहद मुश्किल बना देगी, और आपका डेस्टिनेशन तक पहुंचना बेहद ही मुश्किल है। Then he says, you are diligent looking, discover the lacking. You are diligent looking मीन के एक्टिव, शार्प। You are good looks, enthusiastic, कि आप जो इस वक्त बहुत ही खुश एंड पुरजोश, एक्टिव, स्मार्ट दिखाई देते हैं, आपकी ये स्मार्ट लुक्स। डिस्कवर द लैकिंग, यू विल लैक ऑल दीज गुड लुक्स। योर गुड लुक्स विल बिकम डिम, यू विल लैक विद योर गुड लुक्स, कि आपकी ये गुड लुक्स ख़त्म होती हुई दिखाई देती हैं। आप अपने इस जोश और अपनी गुड लुक्स और स्मार्टनेस को खो देंगे, आपकी ये खूबसूरती, आपका ये टैलेंट। डिस्कवर द लैकिंग, लैकिंग मीन कमी आ जाना, इसमें कमी आ जाएगी। यू विल लूज ऑल योर क्वालिटीज़, कि आप अपनी तमाम गुड क्वालिटीज़ को लूज कर देंगे, खो देंगे। योर फुट स्टेप्स फील फ्रॉम ग्रे नाइट टू ग्रास। योर फुट स्टेप्स मीन आपके कदम, फील फ्रॉम ग्रे नाइट। ग्रे नाइट इज़ द नेम ऑफ अ हार्ड स्टोन, ग्रे नाइट एक पत्थर का नाम है, हीरे को भी ग्रे नाइट कहा जाता है। फ्रॉम ग्रे नाइट टू ग्रास, ग्रास मीन जो कि घास। यहाँ पोइट्स की मुराद ये है कि एट दिस टाइम यू आर फीलिंग योर स्टेप्स स्ट्रॉन्ग्स, कि आपके कदम मजबूती से जमे हुए हैं। सिम्बॉलिकली ही सेज कि ये बहुत अच्छे से बहुत बुरा हो सकता है। ही सेज डेट एट योर पाथ यू मे लूज दिस ग्रिप, कि आप अपनी इस गिरफ्त को खो सकते हैं, कि ये ग्रेनाइट इस वक्त जो आपको अपने कदम जमे हुए महसूस होते हैं। द पाथ विल नॉट रिमेन द सेम, कि ये रास्ता ऐसा ही नहीं रहेगा। द ग्राउंड विल चेंज, इट विल चेंज फ्रॉम ग्रे नाइट टू ग्रास। आपके कदम लड़खड़ा सकते हैं। इस वक्त आप अपने कदमों की गिरफ्त बहुत ही मजबूत महसूस करते हैं, लेकिन ये रास्ता सेम नहीं रहेगा, ये एक जैसा नहीं रहेगा। यू कैन ट्रेम्बल, इट इज़ गोइंग टू चेंज, एंड यू मे ट्रेम्बल ऑन योर पाथ, आपके कदम लड़खड़ा सकते हैं। In third stanza of this poem, characters are named horror and hearer. Speaker is horror and listener is called hearer. बोलने वाला यानी कि स्पीकर इज़ कॉल्ड हॉरर एंड लिसनर इज़ कॉल्ड हियरर। अब ये खौफजदा करैक्टर कहता है, लुक एट दैट बर्ड, इस परिंदे को देखो। व्हाट इज़ इट, ये क्या है। ऐसा लगता है कि करैक्टर हॉरर हर दिखाई देने वाली चीज़ से खौफजदा है। परिंदे भी इसे खौफनाक लगते हैं कि यकीनन ये उसे नुकसान पहुँचाएंगे। दे आर वाइल्ड, दे आर हार्मफुल, दे आर फेरस। इसके बाद वो कहता है, डिड यू सी डैट शेप इन द ट्विस्टेड ट्रीज़। ट्विस्टेड मीन बल खाए हुए, यानी कि घने, बलदार और घनी चीज़ को ट्विस्टेड कहा जाता है। यहाँ ट्विस्टेड ट्री से मुराद घने पेड़ हैं। एंड शेप मीन अ फिगर, मिस्टीरियस थिंग, शेप अ मिस्टीरियस पर्सन, पुरस्रार सूरत, पुरस्रार शक्ल। यहाँ वो कहना चाहता है कि देयर आर स्पिरिट्स, देयर आर इवल स्पिरिट्स, रूहें, इवल स्पिरिट्स, पुरस्रार रूहें। इन घने दरख्तों में खौफनाक परिंदे और पुरस्रार रूहें आबाद हैं, जो कि आपको शिकार करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि नेक्स्ट लाइन में वो कहता है कि बिहाइंड यू स्विफ्टली द फिगर कम्स सॉफ्टली। पहले इस अनदेखी पुरस्रार सूरत को इस डरने वाले करैक्टर ने शेप का नाम दिया, अब वो इसे फिगर का नाम देते हुए कहता है, इस ख्याल को क्लियर करता है कि ये बदरू खामोशी से तुम्हारा पीछा करेगी और सफ़र में पेश आने वाली मुश्किलात के साथ साथ इस इवल स्पिरिट्स आर ऑल्सो विद यू, कि ये बदरूहें भी आपका पीछा करेंगी। फिर इसके बाद वो हीरर यानी सुनने वाले किरदार के बदन पर कुछ निशान देखता है। ऐसा लगता है कि ये किसी ख़तरनाक बीमारी की अलामत है। वो कहता है, द स्पॉट ऑन योर स्किन इज़ अ शॉकिंग डिजीज़।
स्पॉट मीन निशान एंड शॉकिंग डिजीज़ इज़ अ सीरियस इलनेस। अब वो इस शख्स को बीमार होने से भी आगाह करता है कि हो सकता है उसकी स्किन पर दिखाई देने वाले ये निशान किसी ख़तरनाक बीमारी की अलामत हैं और वो आगे चलकर बहुत मुश्किल का शिकार हो सकता है, कि कोई ख़तरनाक बीमारी उसे तकलीफ़ दे सकती है और वो बहुत मुश्किल का शिकार हो सकता है। नाउ बिगिन्स द फोर्थ एंड द लास्ट स्टेंजा। Here the brave character answered to this fearful character one by one. In first line he says, out of this house, said rider to reader. चूँकि फर्स्ट स्टैंजा में इन कैरेक्टर्स को राइडर और रीडर कहा गया था, एंड नाउ इन द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस लास्ट स्टैंजा they are called with the same names but opposite sequence. नाउ द स्पीकर इज़ राइडर। अब यहाँ मुखातिब शख्स यानी कि बात करने वाला राइडर है, ना कि रीडर। यानी कि वो करेजियस और ब्रेव पर्सन इस खौफज़दा शख्स से मुखातिब होते हुए कहता है कि इस घर से बाहर, आउट ऑफ दिस हाउस, you have confined in your house and afraid of coming out of this because you think that is a safe place and you are comfortable here. You think that you have no worries here, no difficulties, no challenges. वो रीडर से कहता है कि आप खुद को अपने इस घर में ही महफूज ख्याल करते हैं। No worries, no diseases, no difficulties are here. नेक्स्ट लाइन में वो कहता है You will never will, said farer to fearer. तो जैसा कि सेकंड स्टेंजा में इन किरदारों को फारर और फियरर के नाम से जाहिर किया गया था, नाउ इन द सेकंड लाइन ऑफ दिस लास्ट स्टेंजा फारर जो कि दूर जाने वाला फियरर से मुखातिब होते हुए कहता है यू आर नेवर विल, आप कभी अपनी इस पनाहगाह से बाहर नहीं आ पाएंगे। सिंबॉलिकली वो ये कहता है कि आप अपने इस खौफ पर काबू नहीं पा सकेंगे क्योंकि आप ना तो बाहर आएंगे और ना ही मुश्किलात का सामना करेंगे। जब तक खौफ या डराने वाली चीज़ों से मुकाबला ना किया जाए और अपने फियर को फेस ना किया जाए, आप इन पर काबू नहीं पा सकते। ही सेज डैट यू विल नॉट कम आउट ऑफ योर हाउस, यू विल नॉट लिव अ लाइफ ऑफ एक्टिविटी बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ द हार्डशिप्स, हर्डल्स एंड डिफ़िकल्टीज। That's why you will remain here. In this third line, this symbol of bravery says, they are looking for you, said hearer to horror. तो अब आप समझ गए होंगे कि जैसा कि थर्ड स्टेंजा में इन कैरेक्टर्स को हीरर और हॉरर का नाम दिया गया था, तो अब यहाँ ये हीरर हॉरर से मुखातिब है और हीरर इस हॉरर को आंसर करते हुए कहता है दे आर लुकिंग फॉर यू। It means all those things you are afraid of, they are in search of you and they may find you in this house also. कि जिन चीज़ों से तुम खौफज़दा हुए और खौफ खाए हुए हो, बाहर निकलने से डरते हो, वो तमाम खौफ और तमाम डराने वाली चीज़ें, all evil spirits, diseases, bad luck, wild birds, all these things may find you in your this haber as well. कि ये तमाम चीज़ें आपके इस पनाहगाह में, इस मकान में भी आ पहुँचेंगी। Why? Because they are in search of you. वो आपकी तलाश में हैं। अब हमें यहाँ ये आइडिया भी मिलता है कि जिन बातों से हम खौफज़दा होते हैं वो हमें आ लेती हैं, आ दबोचती हैं, और यह कि मुश्किलात से लड़ना और खौफ का सामना करना ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। And in the last line of the poem, the poet describes that as he left them there, as he left them there. The same words are repeated 2 times here. Why they are repeated? There can be multiple options. Sometimes the poet repeats words to produce a rhythmic effect. And sometimes he wants to put stress on his words और some idea. It means कि जब पोइट किसी बात को रिपीट करता है तो हो सकता है कि वो एक म्यूज़िकल इफ़ेक्ट दे रहा है, या वो किसी आइडिया या अपने वर्ड्स को पुरअसर बनाते हुए उस चीज़ पर ज़ोर देता है, इसलिए वो कुछ अल्फाज को रिपीट करता है। और अगर वो सेम लाइंस को एक साथ ही रिपीट करता है तो ये भी हो सकता है कि सेम वर्ड्स में वो मुख्तलिफ आइडियाज़ को बयान करता है, यानी ही प्रेजेंट्स डिफरेंट आइडियाज़ यूजिंग द सेम वर्ड्स रिपीटेडली। जहाँ जब वो कहता है एज ही लेफ्ट देम देयर, तो पोइट की मुराद ये हो सकती है कि तमाम डरने वाले, ऑल फियरर्स, वो इन्हें पीछे छोड़ गया, ही लेफ्ट देम देयर।
And in second line, them may stand for all comforts, house or safe places, behind and move ahead fearlessly to discover something new. It is also possible that he left behind all the fears and fearers. तमाम डर और तमाम खौफ को वो पीछे ही छोड़ गया और तमाम डरने वालों को भी पीछे छोड़ गया. All fears and all fearers, यानी कि तमाम डर खौफ और तमाम डरने और खौफ खाने वालों को पीछे छोड़ते हुए द ब्रेव पर्सन, द बोल्ड करेक्टर मूव अहेड, वो आगे बढ़ गया. तो ये थी पोएम ऑफ वेयर आर यू गोइंग. Hope this video will be helpful to understand the meaning and idea of the poem. See you in the next video.